वेरी गुड इवनिंग। पार्ट फर्स्ट क्लास 10 साइंस, उसमें है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, और इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड 2025 के लिए। तो ये पार्ट फर्स्ट है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है आपको जंग क्या है और इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, जंग होती क्या है, मतलब ये भी आ सकता है, यानी जंग है क्या। जंग का जो अगर अपन हिंदी में देखें तो जंग किसे कहते हैं। जंग जो है वो हाइड्रेट्स आयरन ऑक्साइड होता है, और इसका जो अणुसूत्र है वो होता है Fe2O3.XH2O। एक्स जो है यहाँ पर एक संख्या है, मतलब एक्स जो है यहाँ पर एक संख्या है, वो संख्या कुछ भी हो सकती है। तो एक्स जो है यहाँ पर एक संख्या है, तो जो जंग का अणुसूत्र बनेगा वो Fe2O3.XH2O बनेगा। वैसे जंग का जो होता है वो ये होता है Fe2O3.3H2O। तो आप अगर बोर्ड में जंग का अणुसूत्र पूछता है तो आप ये लिख कर आना है। वैसे देखा गया है कि जंग का जो अणुसूत्र है वो Fe2O3.3H2 होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें एविले लवण बनता है। अब हमें क्या करना है, एक अभिक्रिया का नाम आपको जो है सही वो आपको है लिखना है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि एविले क्या होता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो उत्पाद बनेगा, जो उत्पाद होगा वो एबिले होगा, यानी कि वो अघुलनशील होगा। ठीक है, और वो अघुलनशील लवण होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब अगर अपन अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा देखें तो ये बनती है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक एबिले उत्पाद का निर्माण होता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, और एबिले वो होता है जो कि अघुलनशील होता है और वो किसी भी पात्र की तली में बैठ जाता है, तो इस प्रकार के एबिले लवण कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है जंग लगने के आवश्यक कारक कौन कौन से। आपने देखा होगा जंग जंग जब भी लगती है तो लोहे की जो वस्तु होती है उसके ऊपर लाल रंग की परत आ जाती है, उसको अपन जंग कहते हैं, है ना। तो जंग किन 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 कंडीशन में लगती है वो आपसे पूछा जाता है कि जंग लगने के आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। तो जंग किन कंडीशन में लगेगी, सबसे पहला होता है कि जो धातु हो वो खुली अवस्था में हो, है ना, उसकी जो परत है वो खुली हुई हो। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है ये होगी। सेकंड जो होगी कि जो धातु वह है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। ठीक है, और तीसरी जो कंडीशन है कि वो नमी की उपस्थिति हो। यानी अगर तीन अगर स्थितियां अगर बैठती हैं तो उस पर जंग लगेगी। अब जंग देखो कहाँ कहाँ पर लगती है, देखो एक तो लगती है बेटा लोहे पर, यानी कि लोहे पर जंग लगती है तो उसके ऊपर लाल लाल रंग की परत चढ़ जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो चांदी है वो चांदी जो है काली पड़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो तांबा होता है उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ती है। तो ये सारे जो है जंग लगने के यानी संसरण के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका AGBR का उपयोग कहाँ होता है। AGBR का उपयोग होता है स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में, यानी कि ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी है वो अब नहीं होती है, लेकिन पहले कभी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी तो वहाँ पर AGBR का उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। इसके बाद जो अगला प्रश्न ये है कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भर जाती है। जो है ना चिप्स, जैसे आपने देखा हो कि अंकल चिप्स वगैरह है, इसी प्रकार से कई कुरकुरे वगैरह होते हैं या नमकीन होती है जो कि पैकिंग में आती है, तो उनके अंदर एक गैस भरते हैं, वो होती है आपकी अक्रिय नाइट्रोजन। क्योंकि ये जो है ये भी खाद्य वस्तुओं से बिल्कुल क्रिया नहीं करेगी, जिससे कि उनमें किसी प्रकार की विकृत गंधता नहीं पैदा होगी, अर्थात उनका स्वाद और गंध बिल्कुल वही रहेगा जैसे कि एज इट इज़ जब उनको बनाया गया था। तो यानी कि चिप्स की थैली में जो गैस भरते हैं वो होती है आपकी नाइट्रोजन की। नेक्स्ट आपका संगमरमर का अणुसूत्र क्या है, और संगमरमर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में कहते हैं अपन करते हैं,
पहला है कि एक्स का नाम क्या है और इसका अणुसूत्र क्या है। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कि सफ़ेदी करने में हम एक विलयन का उपयोग करते हैं और वो विलयन जो बनता है वो बिना भुजे हुए चूने से बनता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड से। तो इसका जो आंसर होगा, इसने पूछा है कि पदार्थ एक्स का नाम क्या है और अब वो लिखना है आपको। तो पदार्थ एक्स का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। इसे बिना भुजा चूना भी कहते हैं और इसका होता है अणुसूत्र CaO। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया का जो है समीकरण ये बनेगा, ये होता है बिना भुजा चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस जब जल से क्रिया करता है तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसी का उपयोग सफ़ेदी में किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे आएगा बुझा हुआ चूना। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए कि एकल विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है। ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड 13 या 14 में आया था। ये एकल विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर देखो। एकल विस्थापन, इन अभिक्रियाओं में किसी यौगिक से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व से विस्थापित हो जाता है। अर्थात इसमें एक जो तत्व होगा अधिक क्रियाशील होगा, एक कम होगा, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, एकल विस्थापन कहलाता है। अब देखो यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये है आपका कॉपर सल्फेट और जिंक। तो बेटा इसमें जिंक अधिक क्रियाशील है, किसकी अपेक्षा? तांबे की अपेक्षा। तो क्या करेगा, ये जो जिंक है इस तांबे को हटा देगा और यहाँ पर जो है जो नया बनेगा उत्पाद वो बनेगा जिंक सल्फेट और ये कॉपर अलग हो गया। तो देखो अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? जिंक। और कम क्रियाशील तत्व है, कम है वहाँ पर तांबा। तो तांबा देखो हट गया, तो यानी कि इसका विस्थापन हो गया। तो इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब आता है इन अभिक्रियाओं में दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी दो आयनों के बीच दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए बनते उत्पाद। जैसे देखो यहाँ पर है सोडियम सल्फेट और यहाँ पर है बेरियम क्लोराइड। तो देखो बेरियम जो है वो तो क्रिया करेगा SO4 से, तो यह बन गया बेरियम सल्फेट, और Na क्रिया करेगा Cl से, तो बन जाएगा आपका NaCl। अब ये देखो यहाँ पर दो अभिकारक थे और दो उत्पाद बन रहे हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें बनी नहीं, दो अलग अलग हो गए, यानी कि Na जुड़ गया Cl से और B जुड़ गया SO4 से, तो देखो दो उत्पाद बन गए, ये दोनों अलग हो गए। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आता है संसारण को और विकृत घनीयता को समझाओ। संसारण को समझो पहले। धातु की सतह से ऊपर की परत का नष्ट होना क्या कहलाता है? संसारण। ठीक है, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल लिया, लोहे की जो वस्तु है उस पर लाल रंग की परत चढ़ना, चांदी का काली होना, तांबे का हरा होना, तो ये 7 एग्जाम्पल इसके हैं संसारण के। अब आता है विकृत घनीयता। तेल और वसा यानी घी, तेल व वसा से बनी खाद्य वस्तुओं वायु में खुला छोड़ने पर वह ऑक्सीकरण होकर के, यानी वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगी। क्रिया करने के बाद उनका स्वाद और गंध बदल जाता है। तो इस प्रकार की विक्रियाओं को विकृत घनीयता विक्रिया कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पार्ट फर्स्ट, सेकंड पार्ट और आएगा। धन्यवाद।